रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता जा रहा था, वैसे वैसे सरदारों की पुरानी हवेली का माहौल भी पहले से कई ज़्यादा खामोश और डरावना होता जा रहा था। तभी दूर से सरदार आदिल की काली लैंड क्रूज़र हवेली के मुख्य रास्ते पर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। पहरेदार एकदम सावधान होकर खड़े हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि सरदार आदिल का मिजाज जितना शांत दिखता है उतना ही सख्त भी है। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा, उसके चमड़े के जूतों की भारी आवाज पूरे बरामदे में गूंज उठी। यूसुफ चाचा फौरन आगे बढ़े, सिर झुकाकर आदाब किया और अदब से बोले, सरदार साहब, आपका सारा सामान कमरे में रखवा दिया गया है। आदिल ने बस हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता साफ बता रही थी कि आज वो किसी गहरी सोच में है। बिना कुछ कहे वो सीधे दीवान खाने की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी अम्मा तस्बीह पढ़ते हुए उसी का इंतजार कर रही थी। आदिल ने झुककर उनके हाथ चूमे तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का स्नेह नाराजगी में बदल गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आदिल, अब इस घर का इंतजाम तुम्हें ही संभालना होगा। वो लड़की जिसे तुम्हारे अब्बा अपनी बहन की गलती का बोझ समझकर इस घर में लाए थे, अब दिन ब दिन अपनी मनमानी करती जा रही है। उसके तौर तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आदिल ने शांत स्वर में जवाब दिया, अम्मा, वो अभी नई है, शहर के खुले माहौल में पली बड़ी है। यहाँ के नियम और इस हवेली का वातावरण समझने में उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन अम्मा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोक दिया, नहीं, वो 19 साल की समझदार लड़की है और तुम्हारी मनकूहा भी है। उसे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि सरदारों की हवेली में रहने के क्या असूल होते हैं। आज पूरा दिन वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली और ना ही किसी काम में हाथ बटाया। अगर तुम्हारे मरहूम अब्बा अपनी बहन के किए की जिम्मेदारी निभाने की जिद ना करते तो मैं उसे इस हवेली की चौखट तक पार ना करने देती। अम्मा की बातें सुनकर आदिल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा आज भी अच्छी तरह याद थी। मरते समय उन्होंने उसका हाथ पकड़कर वादा लिया था कि वो अपनी फूफी की इकलौती बेटी आशिमा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। यही वजह थी कि आदिल हर हाल में उस वादे को निभाना चाहता था। 29 साल का आदिल अपने कारोबार की दुनिया का बेहद कामयाब और रौबदार इंसान था, जबकि आशिमा अभी सिर्फ 19 साल की एक मासूम, शांत और सहमी हुई लड़की थी, जो इस विशाल हवेली में खुद को अब तक अजनबी ही महसूस करती थी। कुछ देर बाद आदिल अपने कमरे में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कमरे में फैली हल्की सी खुशबू ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, मगर उसने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उसने अपना कोट उतारकर फेंका और सीधे नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर केवल कमर पर तौलिया लपेटे और भीगे बालों से पानी झटकते हुए बाहर निकला तो उसकी नज़र अचानक बिस्तर पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। सामने आशिमा गहरी नींद में उल्टी करवट लेकर सो रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर मासूमियत ऐसी थी जैसे किसी बेफिक्र बच्चे की नींद हो। आदिल कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। तभी उसके भीगे बालों से टपकती ठंडी पानी की कुछ बूंदें आशिमा के चेहरे और गर्दन पर गिरी। ठंडक महसूस होते ही वो घबराकर एकदम उठ बैठी। सामने इस हालत में आदिल को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ठीक करने लगी और हकलाते हुए बोली, वो मैं। उसकी घबराहट देखकर आदिल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी मेरे कमरे में आने का दिल कैसे कर गया? ये सुनते ही आशिमा का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने झुकी नज़रों से धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके कमरे की चादर बदलने आई थी। थोड़ी थक गई थी, इसलिए बस कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इस वक्त कमरे में आ जाएंगे। आशिमा घबराकर वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी आदिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। अचानक संतुलन बिगड़ने से वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। आशिमा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए, लेकिन आदिल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा।
उसने गंभीर नजरों से उसे देखते हुए कहा, हर बार मुझे देखते ही तुम दूर क्यों भागने लगती हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे इतना डर कैसा? आशिमा की धड़कनें तेज हो गई। उसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, अगर तुम्हारी अम्मा जी ने हमें इस तरह देख लिया तो वे बहुत नाराज होंगी। मुझे सच में जाने दीजिए। लेकिन आदिल जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्से और अपनेपन का मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने अधिकार भरी आवाज में कहा, इस हवेली में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आशिमा ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में उसे अपनापन तो दिखाई देता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा अधिकार भी था जो उसे बेचैन कर देता था। वो हमेशा चाहती थी कि आदिल उसके दिल की बात समझे, उससे प्यार से बात करे, लेकिन हर बार वो अपने अधिकार को ही सबसे ऊपर रखता था। कुछ पल तक दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया कि आशिमा का दम घुटने लगा। उसने हिम्मत करके आदिल को हल्का सा पीछे किया। आदिल शायद उसके इस कदम के लिए तैयार नहीं था, इसलिए एक पल के लिए पीछे हट गया। बस यही मौका देखकर आशिमा तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बिना पीछे देखे अंधेरी राहदारी से अपने कमरे की ओर भागने लगी। तभी अचानक सामने से आती शबनम से उसकी टक्कर हो गई। शबनम ने तुरंत उसे संभाल लिया। आशिमा का डरा हुआ चेहरा, कांपते हाथ और आंखों में भरे आंसू देखकर वो सब समझ गई। उसने प्यार से पूछा, आशिमा भाभी क्या हुआ? आप ठीक तो है? क्या भाई ने फिर आपको कुछ कहा? ये सुनते ही आशिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भराई हुई आवाज में कहा, शबनम मैं अब इस हवेली में नहीं रह सकती। यहाँ हर पल मुझे घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं रही। तुम्हारे भाई मुझे एक इंसान की तरह नहीं बल्कि अपनी चीज़ समझते हैं। मुझे अपना पुराना शहर याद आता है, जहाँ मैं अपने भाई के साथ सुकून से रहती थी। यहाँ हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हर दीवार मुझे कैद का एहसास करवाती है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी। शबनम ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और उसे धीरे धीरे उसके कमरे तक ले गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि आशिमा इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ अम्मा जी की नाराजगी और सख्त व्यवहार था, तो दूसरी तरफ आदिल का ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताने वाला स्वभाव, जिसने आशिमा के मन में डर, बेचैनी और अकेलेपन की गहरी भावना भर दी थी। इस हवेली की चमक दमक सबको दिखाई देती थी, लेकिन आशिमा के दिल में छिपा दर्द और हर दिन टूटता उसका हौसला किसी की नज़र में नहीं आता था। आशिमा अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब उसके पापा जिंदा थे और वो अपने शहर में खुलकर अपनी ज़िंदगी जीती थी। तब उसे कभी ये नहीं लगा था कि एक दिन उसके अब्बू का किया हुआ एक वादा और आदिल के अब्बू की आखिरी इच्छा उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। आज वो इस बड़ी हवेली में आदिल की पत्नी तो थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला खुद नहीं ले सकती थी। कुछ देर पहले आदिल की कही हुई बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आदिल उसे अपने जीवन का साथी नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार की चीज़ समझता है, जबकि आशिमा तो बस इतना चाहती थी कि कोई उसके दिल की बात भी समझे। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं पहरेदारों की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन आशिमा के मन में चल रहा तूफान उससे कई ज़्यादा तेज था। वो जानती थी कि ये रिश्ता अब उसकी किस्मत बन चुका है, लेकिन इस किस्मत को स्वीकार करना उसके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। दूसरी तरफ आदिल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी नज़र खिड़की के बाहर फैले अंधेरे पर थी, लेकिन उसका मन बार बार आशिमा की तरफ जा रहा था। उसे एहसास था कि उसके व्यवहार से आशिमा डर गई है, फिर भी वो अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहा था। बचपन से उसने यही सीखा था कि घर की जिम्मेदारी और रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सख्ती जरूरी होती है। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप बाहर फैले अंधेरे को देखने लगा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मन की बातें किसी से क्यों नहीं कह पाता।
अगली सुबह हवेली के बड़े भोजन कक्ष में नाश्ते की मेज पर सभी लोग बैठे थे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सुकून वाली नहीं बल्कि किसी आने वाले विवाद का संकेत दे रही थी। आशिमा कांपते हाथों से अम्मा जी के सामने चाय का कप रख रही थी कि तभी अम्मा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त आवाज में बोली, सुना है कल रात तुम आदिल के कमरे में थी। क्या अब शहर के संस्कार इतने गिर गए कि बिना विदाई के लड़कियां शोहर के कमरे में डेरा डालने लगी हैं? ये कैसी आदत है? इस घर की मर्यादा का भी कुछ ध्यान है या नहीं? ये सुनते ही आशिमा का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर कहा, अम्मा जी, मैं तो सिर्फ कमरे की चादर बदलने गई थी, थक गई थी इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गई और पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। लेकिन अम्मा जी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने नाराज होकर कहा, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इस घर की बहू को अपने हर कदम का ध्यान रखना चाहिए। आशिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने उम्मीद भरी नजरों से आदिल की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वो सच बता देगा और उसकी बात का साथ देगा, लेकिन आदिल चुपचाप नाश्ता करता रहा। कुछ पल बाद उसने सिर्फ इतना कहा, माँ रहने दीजिए, इन्हें समझा दीजिए कि आगे से सावधानी रखें। मुझे इन बातों पर ज़्यादा चर्चा पसंद नहीं है। आदिल की ये बात सुनकर आशिमा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसने बिना कुछ कहे ही उसे अकेला छोड़ दिया हो। वो चुपचाप वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि अम्मा जी अब भी नाराज होकर कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। नाश्ते के थोड़ी देर बाद आदिल दीवान खाने में पहुंचा। वहां उसका चचेरा भाई फैजान पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कागज मेज पर रखते हुए कहा, भाई, अब समय आ गया है कि जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए। आखिर कब तक सब कुछ अकेले संभालेंगे? ये सुनते ही आदिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत उठकर फैजान के पास पहुंचा, उसका कॉलर पकड़ लिया और सख्त आवाज में बोला, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये सब मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी गलत इरादे से इस जायदाद की तरफ नजर नहीं उठा सकता। अगर दोबारा ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। आदिल का गुस्सा देखकर फैजान डर गया। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और वहां से जल्दी जल्दी निकल गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी आदिल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो काफ़ी देर तक कमरे में इधर उधर टहलता रहा। शाम होते होते हवेली के पीछे लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे आशिमा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपना शहर, अपना भाई और अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि इस विशाल हवेली में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। तभी शबनम वहां आई। उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाईजान का स्वभाव थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन वे दिल से बुरे नहीं हैं। आशिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शबनम, अब मुझसे यहाँ नहीं रह जाता। अम्मा जी हर बात पर मुझे अपमानित करती हैं और तुम्हारे भाई मुझे अपनी मर्जी से जीने का मौका भी नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। शबनम ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, भाभी, आप अभी उन्हें पूरी तरह नहीं जानती। पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां भाई के कंधों पर आ गई। उसी दिन से वे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहे। शायद इसी वजह से वे अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाते। लेकिन मुझे यकीन है कि उनके दिल में आपके लिए सम्मान और अपनापन है। बस उन्हें अपनी भावनाएं जताना नहीं आता। थोड़ा समय दीजिए, शायद एक दिन सब कुछ पहले से बेहतर हो जाए। आशिमा ने शबनम की बात सुनकर गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों का दर्द छिप नहीं पाया। वो धीमी आवाज में बोली, शबनम, समय तो बहुत है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इंतजार करते करते मेरे अंदर की वो लड़की ही खत्म ना हो जाए जो प्यार और अपनेपन पर भरोसा करती है। इस हवेली में हर तरफ राजनीति है, हर तरफ नफरत है। अम्मा जी चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और फैजान हर हाल में आदिल को कमज़ोर साबित करना चाहता है। इन सब के बीच मेरी गलती आखिर क्या है? शबनम ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ थामते हुए बोली, भाभी, आप इस घर की बहू हैं और भाईजान की पत्नी भी।
यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक भाई आपके साथ है, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। बस आपको उनके दिल तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढना होगा। उनके स्वभाव के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां और मजबूरियां छिपी हैं। दोनों काफी देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती रही। डूबते सूरज की हल्की किरणें हवेली की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवारें भी आशिमा के दर्द की गवाह हों। दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा आदिल दूर से दोनों को देख रहा था। उसके हाथ में बुझती हुई सिगरेट थी और उसकी नज़र बार बार आशिमा के उदास चेहरे पर जाकर ठहर जाती थी। पहली बार उसके मन में ये एहसास साफ होने लगा कि शायद उसके सख्त व्यवहार ने आशिमा को उससे बहुत दूर कर दिया है। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसका स्वभाव और उसका अभिमान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। उसे लगता था कि आखिर वह झुक गया तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। वो चाहता था कि आशिमा खुद उसके करीब आए, लेकिन आशिमा की खामोशी अब उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी थी। रात गहराने लगी। हवेली के हर हिस्से में फिर से सन्नाटा फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कई नई चालें धीरे धीरे जन्म ले रही थी। आशिमा को ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बनाने वाले हैं, लेकिन अब उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो हर बात चुपचाप सहती नहीं रहेगी। वो अपनी पहचान, अपने सम्मान और अपने आत्मविश्वास के लिए डटकर खड़ी होगी, चाहे इसके लिए उसे आदिल की जिद और पूरे घर की सोच का सामना ही क्यों ना करना पड़े। हवेली की चमक के पीछे छिपी सच्चाई अब धीरे धीरे उसके सामने आने लगी थी और उसे समझ आ गया था कि यहाँ सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि हर कदम पर भरोसे की भी परीक्षा होती है। अगली सुबह हवेली का माहौल अभी भी भारी था। पिछले दिन की बातें जैसे हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुबह तैयार होते समय आदिल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और गंभीर आवाज में कहा, आशिमा, मेरा सूटकेस तैयार कर दो। मुझे आज ही शहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है और वापस आने में कितने दिन लगेंगे अभी कुछ कह नहीं सकता। आशिमा उस समय खिड़की के पास खड़ी दूर तक फैले सुनसान आंगन को देख रही थी। उसने धीरे से मुड़कर बिना कुछ कहे कपड़े निकालने शुरू कर दिए। कमरे में केवल कपड़ों की हल्की आवाज़ और आदिल के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच खामोशी की एक बड़ी दीवार खड़ी थी। कपड़े रखते रखते आशिमा ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या आपका जाना इतना ज़रूरी है? आप तो अभी कल ही लौटे हैं। आदिल ने आईने के सामने खड़े खड़े जवाब दिया, काम का कोई समय नहीं होता। शहर में कुछ ज़रूरी समझौते करने हैं और फैजान जिन समस्याओं को बढ़ा रहा है उनका हल भी वहीं मिलेगा। अगर मैं नहीं गया तो नुकसान हो सकता है। आशिमा ने बिना कुछ कहे सूटकेस बंद कर दिया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो उन्हें शब्द नहीं दे पा रही थी। तभी आदिल ने दराज खोली, पैसों की एक गड्डी निकाली और उसके हाथ में रखते हुए बोला, ये अपने पास रखो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यूसुफ चाचू को बता देना। मैं उन्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अम्मा जी का ध्यान रखना, उनकी बातों का बुरा मत मानना, वे अपने तरीके से घर की चिंता करती हैं। आशिमा ने कुछ पल उन पैसों को देखा, फिर धीरे से नज़र उठाकर आदिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ भरा गई, आदिल जी, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है? मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि कभी आप अपने मन से दो शब्द कह दें। मुझे ये एहसास हो कि इस घर में मेरी भी कोई जगह है। बचपन से मैंने अपने दिल में सिर्फ आपके लिए ही सपने सजाए थे। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। आदिल ने घड़ी पहनते हुए गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान और जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, आशिमा, अभी मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे हर हाल में निभाना है।
मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए हर सुविधा देने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। आशिमा की आंखों की चमक जैसे एक पल में बुझ गई। उसे महसूस हुआ कि वो बार बार अपने दिल की बात ऐसे इंसान से कह रही है जो अपनी भावनाओं को शब्दों में कहना ही नहीं जानता। उसने चुपचाप पैसों की गट्टी उठाई, कुछ पल उसे देखती रही और फिर मेज पर वापस रख दी। भराई हुई आवाज में वो बोली, आराम और सुविधाएं तो मुझे अपने पापा के घर में भी मिल जाती थी। मैं यहाँ पैसे या महंगे सामान के लिए नहीं आई। मैं तो सिर्फ एक अपना रिश्ता, थोड़ा सा अपनापन और सम्मान चाहती थी। अगर वही नहीं मिला तो बाकी सब मेरे लिए किसी काम का नहीं। उसकी बात सुनकर भी आदिल कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना कोट उठाया, घड़ी देखी और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और आशिमा वहीं खड़ी रह गई। उसके जाते ही कमरे की खामोशी पहले से भी ज़्यादा भारी लगने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक और गहरा घाव छोड़ दिया हो। वो जल्दी से बालकोनी में पहुंची। नीचे आंगन में आदिल की गाड़ी तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने इंजन चालू किया और कुछ ही क्षणों में गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। आशिमा की नज़र लगातार उसी पर टिकी रही। उसे उम्मीद थी कि शायद आदिल एक बार पलटकर ऊपर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई और देखते ही देखते उसकी नज़रों से ओझल हो गई। जैसे ही वो गाड़ी आंखों से दूर हुई, आशिमा का सब्र भी टूट गया। वो बालकोनी के फर्श पर बैठ गई और अपने आंसुओं को रोक न सकी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या किसी रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारियां काफ़ी होती हैं या उसमें थोड़े से अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। अभी वो खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि पीछे से अम्मा जी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, आशिमा अब बस भी करो, नीचे आओ, रसोई में बहुत काम बाकी है। आज मेहमान आने वाले हैं और तुम यहाँ बैठकर समय बर्बाद कर रही हो। आशिमा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और पलटकर देखा। अम्मा जी हमेशा की तरह गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। आशिमा ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा जी अभी अभी आदिल गए हैं, इसलिए मन थोड़ा उदास हो गया था। लेकिन अम्मा जी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, घर के मर्द काम के लिए आते जाते रहते हैं, उनके जाने पर इस तरह टूटकर बैठ जाना ठीक नहीं। चलो नीचे चलो, बहुत काम पड़ा है। जितना काम में मन लगाओगी उतना ही बेकार के विचार दूर रहेंगे। आशिमा बिना कुछ कहे सिर झुकाकर उनके पीछे चल दी। उसे महसूस हो रहा था कि अम्मा जी जानबूझकर उसे हर समय काम में लगाए रखती हैं ताकि उसे अपने अकेलेपन के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। रसोई में पहुंचते ही वो काम में लग गई। वहाँ चूल्हों की गर्मी, बर्तनों की आवाज़ और नौकरों की भाग दौड़ से पूरा माहौल भरा हुआ था। कभी वह सब्जियां काटती, कभी खाने की तैयारी देखती, तो कभी रोटियां बनवाने में हाथ बटाती। सुबह से शाम कब हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके हाथ थक चुके थे, शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या एक लड़की की ज़रूरत सिर्फ अच्छा घर, कपड़े और सुविधाएं होती हैं? क्या उसके मन, उसकी भावनाओं और उसके सम्मान की कोई कीमत नहीं होती? शाम तक उसके पैरों में इतनी थकान भर गई कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल लगने लगा। तभी शबनम रसोई में आई। उसने आशिमा का थका हुआ चेहरा देखा तो उसका मन भर आया। वो अम्मा जी के पास जाकर बोली, अम्मी अब भाभी को थोड़ा आराम करने दीजिए, सुबह से लगातार काम कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अम्मा जी ने बिना नरमी दिखाए जवाब दिया, सरदारों के घर की बहू को मजबूत बनना पड़ता है। उसे अभी से इस घर की जिम्मेदारियों की आदत डालनी होगी। शबनम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आशिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे रोक दिया। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं शबनम, मैं ठीक हूँ। शायद काम करते रहने से मन का दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। अपने सारे काम खत्म करके जब आशिमा कमरे में लौटी तो वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे सुबह छोड़कर गई थी। मेज पर रखे पैसे अब भी वहीं पड़े थे। उसने उन्हें उठाया, दराज में रख दिया और धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। कमरे की खामोशी उसे पहले से ज़्यादा चुभ रही थी।
उसे महसूस हो रहा था कि आदिल और उसके बीच की दूरी सिर्फ कुछ दिनों या कुछ कदमों की नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच खड़ी एक ऐसी दीवार की है जो हर बीतते दिन के साथ और ऊंची होती जा रही है। लेटे लेटे उसे अपनी माँ की याद आने लगी। माँ ने अपने प्यार के लिए अपने परिवार से दूरी सह ली थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज़्यादा समय साथ रहने का मौका नहीं दिया। बाद में जब बीमारी ने उन्हें घेर लिया, तब रिश्तों को जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय उन्होंने अपने भाई से एक वादा लिया था कि उनकी सबसे प्यारी निशानी, उनकी बेटी आशिमा, हमेशा सुरक्षित रहेगी और उसका रिश्ता आदिल से जोड़ा जाएगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन जब आशिमा 19 साल की हुई और उसके पापा भी जिंदगी की आखिरी राह पर थे, उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी की जिम्मेदारी आदिल को सौंप दी, बिना ये सोचे कि उसकी पढ़ाई अभी अधूरी है। हाँ, एक छोटा सा एहसान उस पर जरूर कर दिया गया था कि निगाह जल्दबाजी में हुआ था। जब आशिमा इस निगाह को दिल से स्वीकार कर लेगी तो विदाई कर लेना। सबने ये मान लिया था कि यही उसके भविष्य के लिए सबसे सही फैसला है। देखते ही देखते वो एक नए रिश्ते में बंधकर इस हवेली में आ गई। आज उसी बड़े घर की ऊंची ऊंची दीवारें उसे अपनेपन से ज्यादा अकेलेपन का एहसास दिलाती थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन एक ही प्रार्थना की, काश एक दिन ऐसा आए जब आदिल उसे सिर्फ जिम्मेदारी की नज़र से नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान और अपनेपन से देखे। यही उम्मीद उसके टूटते हुए हौसले को अब तक संभाले हुए थी। बाहर चांदनी हमेशा की तरह हवेली के आंगन और दीवारों पर बिखरी हुई थी, लेकिन आशिमा के मन का अंधेरा अभी भी वैसा ही गहरा था। आदिल को शहर गए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि एक सर्द और खामोश रात में हवेली का सारा सुकून पल भर में बिखर गया। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आशिमा अपने कमरे में अधूरी नींद और बिखरे हुए ख्यालों के बीच लेटी हुई थी कि तभी हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ से अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। लगातार हो रही फायरिंग से पूरी हवेली दहल उठी। गोलियों की गूंज इतनी डरावनी थी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे घबराकर उड़ गए। हवेली के शिकारी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अम्मा जी घबराकर अपने कमरे से बाहर निकली। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार कलमा पढ़ रही थी और कांपती हुई आवाज में बोली, या अल्लाह, ये कैसी आफत आ गई। आज आदिल हवेली में नहीं है और दुश्मनों ने हमला करने का यही वक्त चुना। कोई जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। तभी शबनम भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। वो डर के मारे कांप रही थी। उसने अम्मा जी को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, अम्मा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज़ तो फैजान के आदमियों जैसी लग रही है। अगर वे लोग हवेली के अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे। एक पल के लिए आशिमा भी सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का हौसला जाग उठा। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और बिना देर किए सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गई। नीचे का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। नौकर और गार्ड घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। कोई दरवाजे बंद कर रहा था, कोई हथियार संभाल रहा था। यूसुफ चाचा बंदूक हाथ में लिए खड़े थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। आशिमा ने ऊंची आवाज में कहा, यूसुफ चाचा, खुद को संभालिए। ये डरने का नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है। अगर हम घबरा गए तो दुश्मन का हौसला और बढ़ जाएगा। उसकी मजबूत आवाज़ सुनते ही यूसुफ चाचा ने खुद को संभाला और बोले, बीबी जी, बाहर करीब 25 हथियारबंद लोग हैं। सरदार आदिल की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वे हवेली की दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं। आशिमा ने बिना एक पल गवाए फैसला लिया। उसने सख्त लहजे में कहा, जितने भी जवान और भरोसेमंद आदमी हैं, उन्हें तुरंत छत पर भेजिए। सब अपनी अपनी जगह संभालें और जवाबी फायरिंग शुरू करें। दुश्मन को ये बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि सरदार आदिल के वफादार कमज़ोर पड़ गए हैं। बाकी सभी लोग हवेली के अंदरूनी दरवाजे बंद कर दें और औरतों व बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा दें। इतना कहकर वह दौड़ती हुई अम्मा जी के पास पहुंची। अम्मा जी अभी भी घबराई हुई थी। आशिमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जी, आप और शबनम अभी इसी वक्त तय खाने में चली जाइए। यहाँ खिड़कियों के पास खड़ा रहना ठीक नहीं है। अम्मा जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या हो गया है आशिमा?
बाहर मौत घूम रही है और तुम हमें यहाँ से जाने को कह रही हो। आशिमा ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, अम्मा जी, आज मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूँ, सरदार आदिल की इज्जत भी हूँ। मैं डरकर किसी कमरे में नहीं छुपूंगी। जब तक मेरी सांस चल रही है कोई इस हवेली की तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस शबनम को लेकर सुरक्षित जगह चली जाइए। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि अम्मा जी भी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। इसके बाद आशिमा ने खुद हवेली के हर हिस्से का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो एक एक गार्ड के पास जाकर उनका हौसला बढ़ा रही थी। जो लोग डरकर पीछे हट रहे थे वो भी उसकी बातें सुनकर दोबारा अपनी जगह पर डट गए। आशिमा रहदारी में लगातार घूमती रही, कभी किसी को दरवाज़ा मजबूत करने का हुक्म देती, कभी किसी को गोला बारूद पहुंचाने के लिए भेजती और कभी छत पर खड़े लोगों का हौसला बढ़ाती। उसकी आंखों में आज एक साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाने वाली बहादुर सरदारनी दिखाई दे रही थी। उसने यूसुफ चाचा से दोबारा कहा, याद रखिए, फायरिंग बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। दुश्मन को ये लगना चाहिए कि सरदार आदिल भले यहाँ नहीं है लेकिन उनकी हवेली की हिफाजत करने वाले अभी भी पूरी ताकत से खड़े हैं। लगभग 2 घंटे तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलियां चलती रही। हर पल ऐसा लग रहा था कि शायद हमलावर दीवार तोड़कर अंदर घुस आएंगे, लेकिन हवेली के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर रात के आखिरी पहर दूर सड़क पर कई गाड़ियों की तेज हेडलाइट दिखाई दी। उनके साथ सायरन की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। ये देखकर हमला करने वाले समझ गए कि अब यहाँ रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाया और तेज़ी से वहाँ से भाग निकले। धीरे धीरे गोलियों की आवाज़ बंद हो गई और हवेली में फिर से सन्नाटा लौट आया। लेकिन उस रात आशिमा ने जिस हिम्मत, समझदारी और बहादुरी से पूरे घर को संभाला, उसे देखकर हर वफादार नौकर और गार्ड के दिल में उसके लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया। उधर जैसे ही हवेली पर हुए हमले की खबर आदिल तक पहुंची, वह बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से हवेली की ओर दौड़ा लाया। उसके चेहरे पर गुस्सा, बेचैनी और डर एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। पूरी रात उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, हवेली में सब लोग सुरक्षित तो हैं? जैसे ही उसकी काली गाड़ी हवेली के आंगन में आकर रुकी, वो फौरन नीचे उतरा। हाथ में पिस्तौल लिए उसने एहतियात के तौर पर हवा में एक फायर किया और तेजी से अंदर बढ़ते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, अम्मा, शबनम, सब लोग कहाँ हैं? सब खैरियत से तो है? उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें बेचैनी से हर तरफ अपने अपनों को तलाश रही थी। तभी यूसुफ चाचा जल्दी से उसके पास पहुंचे, आदर से बोले, सरदार साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब लोग बिल्कुल महफूज हैं। मगर आज अगर आशिमा बीबी हिम्मत ना दिखाती तो शायद हालात कुछ और ही होते। उन्होंने पूरे हौसले से सबको संभाला, गार्डों का डर दूर किया और किसी सच्ची सरदारनी की तरह हवेली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उनके हौसले की वजह से कोई भी आदमी अपनी जगह छोड़कर नहीं भागा। यूसुफ चाचा की बातें सुनते ही आदिल की नज़र बेचैनी से आशिमा को तलाशने लगी। कुछ दूर वह खामोश खड़ी थी, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में पूरी रात की जागी हुई बेचैनी दिखाई दे रही थी। आदिल धीमे धीमे उसके पास पहुंचा, तभी अम्मा जी भी आगे बढ़ी और भावुक होकर बोली, आदिल बेटा, आज इस लड़की ने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर ये हिम्मत ना दिखाती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। इसने पूरे घर की इज्जत बचा ली। ये सुनकर आशिमा के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसे लगा शायद आज पहली बार आदिल उसकी बहादुरी की तारीफ करेगा, शायद उसके चेहरे पर गर्व दिखाई देगा या कम से कम वो 2 मीठे शब्द ही कह देगा। लेकिन अगले ही पल आदिल का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और तेज आवाज में बोला, आशिमा, आखिर तुम सोच क्या रही थी? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन बिना अपनी जान की परवाह किए सामने खड़े हो जाना समझदारी नहीं कहलाता। तुम्हें अंदर सुरक्षित रहना चाहिए था। उसकी आवाज़ में गुस्सा जरूर था, लेकिन उसके पीछे छिपी चिंता भी साफ महसूस हो रही थी। आदिल आगे बोला,
तुम्हें लगता है हर लड़ाई खुद लड़नी जरूरी होती है? तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी हिफाजत करना भी है। अगर दुश्मनों की नज़र तुम पर पड़ जाती तो हालात और भी खराब हो सकते थे। आदिल की डांट सुनते ही आशिमा के चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों की चमक भी फीकी पड़ गई। उसने भराई हुई आवाज में कहा, आदिल जी, मैंने जो किया इस हवेली और इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। अगर उस वक्त मैं भी डरकर छिप जाती तो बाकी लोग भी हिम्मत हार जाते। क्या मेरा फैसला इतना गलत था? क्या आपको मेरी जान की फिक्र है या सिर्फ इस बात की कि लोग सरदार आदिल की हवेली के बारे में क्या कहेंगे? मैंने किसी को भागने नहीं दिया, सबको संभाला। क्या यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? आदिल ने गुस्से में आशिमा का हाथ थाम लिया और उसे अपने सामने रोकते हुए भारी आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारा फैसला गलत था। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया। अगर दुश्मनों की नज़र तुम पर पड़ जाती तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मुझे झुकाने की कोशिश करते। तुम समझती क्यों नहीं इस हवेली में तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी सबसे बड़ी चिंता हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में अपनी जान को इस तरह खतरे में मत डालना। बहादुरी का मतलब अपनी हिफाजत भूल जाना नहीं होता। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली, उसका हाथ छोड़ दिया और सख्त लहजे में बोला, अब जाओ, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। आदिल की बातों का अंदाज भले ही कठोर था, लेकिन उसमें छिपी बेचैनी आशिमा से छिपी नहीं थी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि क्या आदिल का गुस्सा उसकी फिक्र की वजह से था या फिर उसकी सरदारी का वो स्वभाव जो किसी को अपने फैसले खुद लेने की इजाज़त नहीं देता। तभी शबनम उसके पीछे कमरे में आई और धीरे से उसके पास बैठ गई। उसने प्यार से कहा, भाभी, भाईजान का गुस्सा मत देखिए, उसका डर देखिए। जब उन्हें पता चला कि आप खुद सामने खड़ी होकर सब संभाल रही थी, तब से उनका दिल घबराया हुआ है। वे बस अपने जज्बात ठीक तरह से कह नहीं पाते, लेकिन आशिमा का टूटा हुआ मन इन बातों से संभल नहीं पाया। उसे लग रहा था कि उसने जिस हिम्मत और वफादारी से पूरे खानदान की इज्जत बचाने की कोशिश की, उसके बदले उसे सिर्फ डांट ही मिली। पूरी हवेली में फिर से सन्नाटा लौट आया था, लेकिन उसके दिल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि इस घर में अपनी पहचान बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने कभी सोचा था। वो बिस्तर पर लेटकर देर तक छत को देखती रही, जबकि दूसरी तरफ आदिल हवेली के आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार आशिमा की वही निडर तस्वीर उभर रही थी, जिसने खतरे के बीच पूरे घर को संभाल लिया था। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये शांत दिखने वाली लड़की उसके अनुमान से कई ज़्यादा मजबूत है। हवेली की उस खौफनाक रात ने आशिमा को अंदर तक बदल दिया था। उसके दिल में जो मासूमियत और हर बात चुपचाप सह लेने की आदत थी, वो जैसे उसी रात कहीं पीछे छूट गई। दर्द अब भी था, मगर उस दर्द के साथ एक नया हौसला भी जन्म ले चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब वो हर बात पर खामोश नहीं रहेगी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आदिल अपने कमरे में सोफे पर बैठा कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। उसके सामने मेज पर कई कागजात फैले हुए थे। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और आशिमा अंदर आई। इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी। वो सीधे चलकर आदिल के सामने आकर खड़ी हो गई। आदिल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा अपनी फाइल पर नजरें जमा ली, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। लेकिन आज आशिमा पहले वाली आशिमा नहीं थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, आदिल जी, आज मुझे आपसे बात करनी है और इस बार आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। उसकी आवाज़ शांत जरूर थी, लेकिन उसमें पहले जैसा डर बिल्कुल नहीं था। आदिल ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? अगर कल रात की बात पर कुछ कहना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। आशिमा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उसने गहरी सांस ली और बोली, माफ़ी? आखिर किस बात की माफ़ी मांगूं?
इस बात की कि मैंने इस हवेली की हिफाजत करने की कोशिश की, या इस बात की मैं भी सोचने समझने वाली एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी अकल है, हिम्मत है और सही गलत समझने की ताकत है। कुछ पल कमरे में खामोशी छा गई, फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। आदिल जी, मैं इस हवेली की ऊंची दीवारों से नहीं थकी, मैं उस सोच से थक गई हूँ जहाँ मुझे हर वक्त सिर्फ एक जिम्मेदारी या एक सम्मान की तरह देखा जाता है। कभी मेरी राय नहीं पूछी जाती, कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की जाती। जब गलती हो तो डांट मिलती है, जब सही काम करूं तब भी मेरी आवाज़ में कोई कीमत नहीं होती। उसकी आंखें नम जरूर थी, लेकिन इस बार उसमें कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने आगे कहा, मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ जिसे जब चाहा एक कोने में रख दिया और जब चाहा अपनी मर्जी से बुला लिया। मेरा भी एक दिल है, मेरी भी अपनी सोच है, मेरे भी कुछ सपने हैं। शहर में रहते हुए मैंने हमेशा यही सीखा था कि इंसान की पहचान उसके अपने फैसलों और उसके सम्मान से होती है। लेकिन इस हवेली में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरी पूरी पहचान सिर्फ इतनी रह गई है कि मैं आपकी बेगम हूँ। मेरी अपनी कोई आवाज़ नहीं, कोई अलग पहचान नहीं, कोई अहमियत नहीं। क्या एक रिश्ते में सिर्फ नाम का साथ काफ़ी होता है? क्या इज्जत, भरोसा और एक दूसरे की बात सुनना जरूरी नहीं होता? उसकी बात खत्म होते होते पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आदिल ने मेज पर रखी फाइल जोर से बंद की और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी नज़रों से आशिमा को देखते हुए कहा, आशिमा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? इस हवेली में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा गया है। फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहाँ चैन से जीने नहीं दे रही? आशिमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, कमी चीज़ों की नहीं है आदिल जी, कमी मेरी अपनी पहचान की है। मैं सिर्फ इस हवेली की बहू बनकर नहीं जीना चाहती, मैं अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना इल्म हो कि मैं सच और झूठ में फ़र्क कर सकूं, अपने फैसले खुद ले सकूं और किसी भी हालात में अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी रह सकूं। उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मा जी गुस्से से अंदर आ गई। साफ था कि उन्होंने बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने नाराज होकर कहा, ये कैसी बातें कर रही हो आशिमा? हमारे खानदान की बहू अब शहर जाकर अदालतों में काम करेगी, लोग क्या कहेंगे? आदिल, इसे समझाओ, ये जिद अभी ख़त्म होनी चाहिए। पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार आशिमा पीछे नहीं हटी। उसने पूरे अदब से अम्मा जी की तरफ देखा और बोली, अम्मा जी, मैं इस खानदान की इज्जत कम नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। अब्बू हमेशा कहते थे कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी दौलत होता है, मैं वही दौलत हासिल करना चाहती हूँ। इसमें इस घर की बेइज्जती कैसे हो सकती है? फिर उसने आदिल की तरफ मुड़कर पूछा, आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि पढ़ाई करना गलत है? क्या एक औरत सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ दे क्योंकि वह किसी बड़े खानदान की बहू है? आदिल काफ़ी देर तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ खानदान की पुरानी परंपराएं थी, दूसरी तरफ आशिमा की आंखों में अपने भविष्य का सपना। वो जानता था कि आशिमा कोई गलत मांग नहीं कर रही, उसके शब्दों में जिद नहीं बल्कि अपने भविष्य को बनाने की सच्ची चाह थी। अम्मा जी बार बार उसे आशिमा को रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन आदिल ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से दराज खोली, एक सादा कागज निकाला और कुछ देर सोचने के बाद उस पर कुछ लिखकर अपने दस्तखत कर दिए। फिर वो कागज आशिमा की तरफ बढ़ाते हुए शांत आवाज में बोला, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं बनूंगा। तुम शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। तुम्हारी फीस, रहने का खर्च और पढ़ाई से जुड़ी हर जिम्मेदारी मेरी होगी। मगर बस इतना याद रखना आशिमा, अगर एक बार तुम इस हवेली की दहलीज पार करोगी तो वापसी का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आशिमा ने कांपते हाथों से वो कागज थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे डर नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का हौसला था। कुछ पल तक वह उस कागज को देखती रही, जैसे
उसे अब भी यकीन ना हो रहा हो कि उसकी बात आखिरकार सुनी गई है। अम्मा जी ने नाराज होकर माथे पर हाथ मारा, गहरी सांस ली और बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आशिमा बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई। उसने अलमारी खोली, अपने शहर के कुछ पुराने कपड़े, कुछ जरूरी किताबें, नोट्स और बचपन की यादों से जुड़ी छोटी छोटी चीजें बड़े सलीके से बैग में रखी। हर सामान उठाते वक्त उसकी आंखों के सामने बीते हुए दिन घूम जाते थे। दूसरी तरफ आदिल पूरे समय खिड़की के पास खड़ा बाहर फैले सन्नाटे को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर आशिमा से नजरें नहीं मिला रहा हो। शायद उसके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन वह उन्हें शब्द नहीं दे पा रहा था। जब आशिमा पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो वो एक बार फिर आदिल के सामने जाकर रुक गई। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, शुक्रिया आदिल जी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बात मान लेंगे। आदिल कुछ पल तक खामोश रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस शांत लहजे में इतना कहा, अपना ख्याल रखना और अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ना। यूसुफ चाचा बाहर इंतजार कर रहे हैं, वही तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देंगे। आशिमा ने उसकी बात सुनी, हल्की सी नज़र उस पर डाली और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। राहदारी में शबनम पहले से खड़ी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। जैसे ही उसने आशिमा को देखा, दौड़कर उससे लिपट गई। आशिमा ने उसे प्यार से गले लगाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, रो मत शबनम, मैं हार कर नहीं जा रही हूँ। मैं खुद को पहचानने और अपने सपनों को पूरा करने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर लौटूंगी। हवेली के बड़े दरवाजे पर यूसुफ चाचा पहले से गाड़ी के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में भी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने चुपचाप बैग गाड़ी में रखा और अदब से दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी में बैठने से पहले आशिमा ने आखिरी बार उस हवेली को देखा जहां उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन बिताए थे। इन दीवारों ने उसके आंसू भी देखे थे और उसकी खामोश मुस्कान भी। तभी उसकी नज़र ऊपर बालकोनी की तरफ गई। वहां आदिल खामोश खड़ा था। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिली। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में अनगिनत अधूरे जज्बात, शिकायतें और अनकहे अल्फाज छिपे हुए थे। अगले ही पल आशिमा ने नज़रें झुका ली और गाड़ी धीरे धीरे हवेली से दूर निकल गई। पीछे उड़ती धूल के साथ जैसे उसकी ज़िंदगी का एक मुश्किल अध्याय भी पीछे छूट जा रहा था। उसे मालूम था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन पहली बार उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी पहचान बनाने निकली थी और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। समय का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते पूरे 3 साल गुजर गए। इन 3 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन हवेली का सन्नाटा वैसा ही रहा। सरदार आदिल पहले से कई ज़्यादा शांत और गंभीर हो चुका था। उसका ज़्यादातर वक्त कारोबार संभालने, फाइलों में डूबे रहने या देर रात बालकोनी में खामोश खड़े आसमान को देखते हुए गुजरता था। पहले जहां उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और अधूरापन बस गया था। अम्मा जी कई बार उसे इस तरह अकेले खड़ा देखती, फिर आँख भरकर कहती, आदिल बेटा, अब अपने काम के साथ अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखो। 3 साल हो गए, मगर लगता है जैसे उस लड़की के जाने के बाद तुम्हारी मुस्कुराहट भी इसी हवेली में कहीं खो गई। आदिल ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी अम्मा जी की तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, अम्मा जी, काम ही है जो मुझे हर दिन संभाले रखता है, वरना इस हवेली की खामोशी अब बहुत भारी लगती है। कभी आप कहती थी कि उसके जाने के बाद घर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अब देखिए, शबनम की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई और इस बड़ी हवेली में सिर्फ आप और मैं रह गए। इतना बड़ा घर होते हुए भी हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। अम्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस नज़रें झुका ली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि आदिल की बातों में छिपा दर्द किसके लिए था। 3 साल बीत जाने के बाद भी आशिमा की कमी उसके दिल में कम नहीं हुई थी। दूसरी तरफ शहर के एक शानदार होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रोशनी और तालियों की गूंज थी। वहां बिजनेस लॉ पर एक बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा था। मंच पर एक
आत्मविश्वास से भरी युवा वकील अपनी प्रस्तुति दे रही थी। उसकी बातें, उसके तर्क और कानून की गहरी समझ ने वहां बैठे हर व्यक्ति को प्रभावित कर दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि आशिमा थी। अब वो पहले जैसी मासूम और सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। उसने अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई के दम पर कानून की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। सेमिनार खत्म होने के बाद उसकी दोस्त हिना खुशी से उसके गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, आशिमा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा था। सच बताओ, क्या तुम्हें कभी उस हवेली की याद आती है? आशिमा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखते हुए बोली, यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती हिना। कुछ लोग और कुछ जगहें जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन अब मैं वही पुरानी आशिमा नहीं हूँ जो हर बात पर चुप रह जाती थी। मैंने अपनी पहचान बना ली है और अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हूँ। कुछ दिनों बाद आदिल अपने कारोबार से जुड़े एक बड़े जमीन के मामले में उसी शहर के मशहूर लॉ फार्म पर पहुंचा। उसके साथ उसका पुराना दोस्त और वकील शाहमीर भी था। फाइलें देखते हुए शाहमीर ने कहा, आदिल, ये मामला आसान नहीं है। इसे संभालने के लिए हमें शहर की सबसे काबिल वकीलों में से एक की मदद लेनी होगी। उसने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े मुकदमे जीते हैं और जमीन से जुड़े कानूनों की भी बेहतरीन समझ रखती है। आदिल ने सामान्य अंदाज में पूछा, कौन है? शाहमीर ने मुस्कुराते हुए एक बिजनेस मैगजीन उसकी तरफ बढ़ा दी। मैगजीन के पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, एडवोकेट आशिमा, आदिल, कानून की दुनिया का उभरता हुआ नाम। तस्वीर देखते ही आदिल जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी उंगलियां वहीं रुक गई और आंखों में हैरानी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये आशिमा? शाहमीर भी चौंक कर पूछा, तुम जानते हो इन्हें? आदिल की आंखों के सामने 3 साल पुरानी वो विदाई घूम गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जानता ही नहीं, ये मेरी पत्नी है। 3 साल पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आई थी। शाहमीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, फिर तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। आज पूरे शहर में उनकी काबिलियत की चर्चा होती है। बड़े बड़े लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर सुना है कि वो अपने काम में किसी तरह का समझौता नहीं करती। आदिल कुछ देर तक मैगजीन के कवर को देखता रहा। उसके चेहरे पर पछतावे और गर्व की मिली जुली झलक थी। उसने धीरे से कहा, वक्त सचमुच इंसान को बदल देता है। जिस लड़की को कभी मैं अपने सामने खामोश खड़ा देखता था, आज वही अपने दम पर इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। उसने फिर शाहमीर की तरफ देखा और पूछा, क्या मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है? शाहमीर मुस्कुराया और बोला, कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अब उनसे मिलना आसान नहीं है। उनका समय पहले से तय रहता है और वो हर केस बहुत सोच समझकर स्वीकार करती हैं। आदिल ने फिर एक बार मैगजीन पर छपी आशिमा की तस्वीर को देखा। उसके मन में वही आखिरी विदाई गूंज उठी जब आशिमा ने कहा था कि वह खुद को तलाशने जा रही है। आज उसे एहसास हुआ कि आशिमा ने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि अनजाने में उसे भी अपनी गलतियों का सामना करना सिखा दिया। शहर की उस ऊंची और आलीशान इमारत से बाहर निकलते समय आदिल के मन में पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी सरदारी, दौलत और रुतबा भी कुछ जगहों पर बहुत छोटा पड़ जाते हैं। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी दिन वो फिर आशिमा के सामने खड़ा हो, लेकिन इस बार उस सहमी हुई लड़की के सामने नहीं, बल्कि उस मजबूत और कामयाब औरत के सामने जिसने अपनी मेहनत से दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। कुछ ही दिनों बाद शहर के एक 5 स्टार होटल में बड़े कारोबारियों और नामी लोगों के लिए एक खास बिजनेस डिनर रखा गया। पूरा हॉल रोशनी, बातचीत और नए सौदों की चर्चाओं में गूंज रहा था। आदिल भी वहां मौजूद था, लेकिन उस आधुनिक माहौल में वह खुद को पहले से अलग और कुछ हद तक अजनबी महसूस कर रहा था। तभी उसकी नज़र हॉल के दूसरे कोने पर जाकर ठहर गई। वहां एक काले रंग के बेहद सलीकेदार सूट में खड़ी एक महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से कानूनी मामलों पर बात कर रही थी। उसके आसपास कई बड़े कारोबारी और अधिकारी खड़े उसकी राय ध्यान से सुन रहे थे। आदिल ने जैसे ही उसे गौर से देखा, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वो आशिमा थी, वही आशिमा जो कभी उसके सामने नजरें उठाकर बात करने से भी हिचकती थी।
मगर आज उसकी आंखों में झिझक नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसके चेहरे पर सुकून था, आवाज में ठहराव था और हर शब्द उसके अनुभव की गवाही दे रहा था। आदिल कुछ पल तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। उसी समय आशिमा ने अपनी बात पूरी की और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी नज़र आदिल पर पड़ी। एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर घबराहट या बेचैनी नहीं आई। उसने बेहद शालीन और पेशेवर अंदाज में हल्का सा सिर झुकाकर कहा, जी फरमाइए सरदार साहब, क्या आप भी किसी कानूनी सलाह के लिए यहाँ आए हैं? आशिमा के इस औपचारिक लहजे ने आदिल को भीतर तक झंझोर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, आशिमा, क्या अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्लाइंट रह गया हूँ? आशिमा ने पूरे सुकून और धैर्य के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, सरदार साहब, इस जगह हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों और पहचान के साथ मौजूद हैं। इस वक्त मेरी पहचान एक वकील की है। अगर आपको किसी कानूनी मामले पर बात करनी है तो आप मेरे ऑफिस से समय लेकर आइए। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बात सुनूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे दूसरे मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। इतना कहकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ इजाज़त ली और दूसरे लोगों की तरफ बढ़ गई। आदिल वहीं खड़ा रह गया। चारों तरफ पहले जैसी ही रौनक थी, मगर उसे ऐसा लगा जैसे पूरी महफिल में सिर्फ वही अकेला रह गया हो। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वक्त इंसान को कितना बदल देता है। कभी जो लड़की उसके सामने अपनी बात कहने से डरती थी, आज वही अपने आत्मविश्वास, काबिलियत और सम्मान के साथ उसके सामने खड़ी थी। कुछ देर बाद बिजनेस डिनर खत्म हो चुका था। होटल की चमचमाती लॉबी में लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ले रहे थे। आशिमा भी अपने कुछ क्लाइंट से बातचीत करने के बाद अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही अपनी कार के पास पहुंची, पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। अगले ही पल सरदार आदिल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बरसों से सीने में दबे जज्बात आज पहली बार बाहर आने के लिए बेताब थे। उसने भराई हुई आवाज में कहा, आशिमा, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह मुझसे अजनबियों की तरह पेश नहीं आ सकती। तुम बहुत बदल गई हो, इतना कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। आशिमा ने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ पलटी और बोली, सरदार साहब, बदलना वक्त की ज़रूरत थी। जिस आशिमा को आप जानते थे, उसे तो आपने अपनी बेरुखी, अपने गुरूर और अपनी खामोशियों से बहुत पहले मार दिया था। आज जो आपके सामने खड़ी है, वो उसी लड़की की राख से दोबारा जन्मी हुई औरत है, जिसे अब किसी सहारे की नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत और अपने असूलों पर भरोसा है। उसके हर लफ्ज में आदिल के दिल पर ऐसा वार किया कि वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या 3 साल में मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं बचा? आशिमा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दिल में बहुत कुछ था आदिल साहब, इतना कि मैं आपकी एक मुस्कुराहट पर पूरी दुनिया छोड़ सकती थी, मगर आपने कभी मेरे दिल की तरफ देखा ही नहीं। आपको सिर्फ अपनी सरदारी दिखाई देती रही, मेरी तन्हाई नहीं। आदिल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, आशिमा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हमारा निकाह हुआ है, क्या उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं? आशिमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद मजबूत लहजे में कहा, निकाह सिर्फ कागज पर दस्तखत करने या कबूल है कह देने का नाम नहीं होता सरदार साहब। निकाह भरोसे, इज्जत, रहमत और मोहब्बत का नाम है। आपने मुझे अपनी हवेली में जगह दी, मगर अपने दिल में कभी जगह नहीं दी, और अब आपकी सरदारी यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ मेरी पहचान, मेरी मेहनत है, आपका नाम नहीं। इतना कहकर उसने कार का दरवाज़ा खोला और बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। अगले ही पल उसकी कार होटल की पार्किंग से निकल गई और आदिल वहीं सड़क के किनारे खड़ा उसे दूर तक जाता हुआ देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी दूर चली गई हो। हारे हुए कदमों से वह अपने होटल के कमरे में लौटा। कमरे में दाखिल होते ही उसने सारी लाइटें बंद कर दी और खिड़की के पास जाकर अंधेरे में खड़ा हो गया। नीचे शहर की चमकती रोशनी उसे आज सुकून नहीं बल्कि ताने देती हुई महसूस हो रही थी।
उसे वो पहली रात याद आने लगी जब उसने आशिमा को ठंडे पानी के छींटों से डरा दिया था। फिर वह सुबह याद आई जब अम्मा जी उसके सामने आशिमा की बेइज्जती करती रही और वो खामोश बैठा रहा। फिर हवेली पर हुए हमले की रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब आशिमा ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे घर की हिफाजत की थी और उसने उसकी बहादुरी की तारीफ करने की बजाय उसे डांट दिया था। फिर उसे वो दिन याद आया जब उसने मोहब्बत की जगह उसके हाथ में पैसों की गट्टी रख दी थी और ये समझ बैठा था कि जिम्मेदारियां निभाना ही रिश्ता निभाना होता है। फिर उसे वो पल याद आया जब उसने अपनी ही बीवी को आज़ादी का कागज देकर ये सोच लिया था कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अपने ही हाथों से खो दी है। वो लड़की जो कभी उसकी एक आवाज़ पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहती थी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। उसकी निगाहों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान था। आदिल ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, काश उस दिन मैंने अपनी अना से ज़्यादा उसकी मोहब्बत की कदर की होती। काश मैं उसे रोकने की बजाय समझ लेता। उसने सिगरेट सुलगा ली। धुएं के हर छल्ले में उसे आशिमा का चेहरा दिखाई देता रहा। कभी वह हवेली की मासूम लड़की बनकर मुस्कुराती नजर आती तो कभी काले कोट में अदालत में दलील देती हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी लंबी चौड़ी जायदाद, हवेली, रसूख, बंदूकें और सरदारी, इन सब की कीमत आशिमा की एक सच्ची मुस्कुराहट के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी हार अब सिर्फ एक शोहर की हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की हार थी जिसने अपनी अना के लिए अपनी मोहब्बत खो दी थी। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। अगली सुबह शहर के सबसे बड़े कारोबारी मरकज की बुलंद इमारत में बने आशिमा लीगल एसोसिएट्स के ऑफिस के बाहर सरदार आदिल की मौजूदगी वहां मौजूद हर इंसान के लिए हैरत का सबब बनी हुई थी। वो आदमी जिसके दरबार के लोग घंटों इंतजार किया करते थे, आज खुद रिसेप्शन पर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में विजिटर स्लिप थी और दिल में ऐसी बेचैनी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ मिनट बाद आशिमा के असिस्टेंट ने बाहर आकर अदब से कहा, सरदार साहब, मैम अब आपसे मिलेंगी। आदिल ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर सिर्फ उसके कदम नहीं बल्कि बरसों पुराना उसका गुरूर भी रहदारी में छूट गया हो। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ, जहां उसकी मुलाकात अब हवेली वाली मासूम आशिमा से नहीं बल्कि अपने असूलों पर जीने वाली कामयाब वकील आशिमा आदिल से होने वाली थी। आशिमा अपनी मेज पर बैठी कुछ जरूरी फाइलें देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अंदर आने की इजाज़त दी। सामने आदिल खड़ा था। उसे देखकर आशिमा के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जी सरदार साहब, कहिए आज किस काम से आए हैं। आदिल धीरे धीरे उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में पहले जैसा गुरूर नहीं था बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आशिमा, जमीनों के एक बड़े केस में कानूनी परेशानी आ गई है। शाह मीर ने कहा कि अगर कोई इस केस को सही तरह संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये केस देखो। आशिमा ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, सरदार साहब, मेरे पास पहले से बहुत काम है। ये केस कोई भी अच्छा वकील संभाल सकता है। आप बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हैं। आदिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ केस के लिए नहीं आता आशिमा, मैं तुम्हें देखने आता हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। तभी आशिमा ने इंटरकॉम दबाया और बोली, सलमान को अंदर भेज दीजिए। कुछ ही देर में एक स्मार्ट नौजवान कमरे में आया। उसने मुस्कुराकर कहा, आशिमा, शाम की मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है और आपकी पसंद के फूल भी आ गए हैं। आशिमा मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया सलमान, तुम हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ये देखकर आदिल के दिल में जलन होने लगी। सलमान के जाते ही वो गुस्से में बोला, ये कौन है और तुमसे इतने अपनेपन से क्यों बात कर रहा था? क्या तुम भूल गई हो कि आज भी तुम्हारा निगाह मुझसे है? आशिमा ने बहुत शांति से जवाब दिया, निगाह का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बात भी ना करूं।
सलमान मेरे साथ काम करने वाला है। जब मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली थी तब उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया। उस समय आप अपनी हवेली और अपनी सरदारी में व्यस्त थे, इसलिए अब आपको मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। आदिल की आंखें झुक गई। वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आशिमा, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। इन 3 सालों में मैंने हर दिन तुम्हें याद किया है। हवेली का हर कोना तुम्हारी कमी महसूस करता है। मैं तुम्हें हुक्म देने नहीं आया हूँ, मैं अपनी हार मानने आया हूँ। मैं मान चुका हूँ कि मैंने तुम्हें खो दिया। अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो। आशिमा की आंखें भीग गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आदिल जी, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनने में बहुत वक्त लगता है। आपने मेरा दिल और मेरा विश्वास दोनों तोड़े हैं, इसलिए माफ़ करना इतना आसान नहीं है। अभी आप जा सकते हैं, मुझे काम करना है। आदिल धीरे से उठा, दरवाजे तक पहुंचकर बोला, मैं फिर आऊँगा। जब तक तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी मैं कोशिश करता रहूँगा। उसके जाने के बाद आशिमा काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। उसके दिल में पुरानी तकलीफ़ और नए एहसास दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर यूसुफ चाचा का नाम था। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बीबी जी जल्दी आइए, अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत नाजुक है। वो बार बार आपका नाम ले रही हैं। ये सुनते ही आशिमा एक पल भी नहीं रुकी। उसने अपना बैग उठाया और आदिल के साथ हवेली के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे, लेकिन इस बार उस खामोशी में नफरत नहीं बल्कि चिंता थी। हवेली पहुंचते ही आशिमा सीधे अम्मा जी के कमरे में गई। अम्मा जी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने आशिमा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से आशिमा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आशिमा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। आज समझ आया कि इस हवेली की असली बरकत तुम थी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आशिमा ने अम्मा जी के कांपते हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, अम्मा जी ऐसी बातें मत कीजिए। जो वक्त गुजर गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला वक्त अभी भी हमारे हाथ में है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब मैं आ गई हूँ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आशिमा की बात सुनकर अम्मा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार उसे बहू नहीं बेटी की तरह अपने सीने से लगा लिया। कमरे में खड़े आदिल ने ये मंजर देखा तो उसका दिल भी भर आया। अगले कुछ दिनों में आशिमा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वह सुबह सबसे पहले अम्मा जी की दवा और नाश्ते का ध्यान रखती, फिर घर के काम, नौकरों का हिसाब, खेतों के कागजात और हवेली के दूसरे मामलों की बड़ी समझदारी से संभालती। उसने अपने कानूनी समझ से कई पुराने झगड़े भी खत्म करवा दिए। नौकर जो पहले उसे एक सहमी हुई लड़की समझते थे, अब उसकी इज्जत से हर बात मानते थे। आदिल दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं होता था कि यही आशिमा कभी इस हवेली में डरी सहमी रहती थी। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी बातों में समझदारी थी और उसके फैसले में एक अलग ही मजबूती दिखाई देती थी। एक रात जब अम्मा जी की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई और हवेली में फिर से सुकून लौट आया, तब आदिल और आशिमा हवेली की छत पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर आदिल ने धीरे से कहा, आशिमा, तुमने जिस तरह अम्मा जी को संभाला और इस बिखरे हुए घर को फिर से जोड़ दिया, उसके लिए मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। तुम चाहती तो अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने नफरत नहीं, मोहब्बत का रास्ता चुना। आशिमा ने दूर खेतों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आदिल जी, बदला लेने से कभी सुकून नहीं मिलता। मेरी पढ़ाई ने मुझे यही सिखाया कि असली ताकत किसी को तोड़ने में नहीं बल्कि माफ़ करने में होती है। मैं इस हवेली से भागकर नहीं गई थी, मैं अपनी पहचान बनाने गई थी, ताकि जब कभी वापस आऊं तो कोई मुझ पर तरस न खाए बल्कि मेरी इज्जत करे और मुझे बराबरी से देखे। आदिल धीरे धीरे उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आशिमा, मैं तुम्हें बहुत देर से समझ पाया, लेकिन मुझे लगता है
कि सरदारी का मतलब सिर्फ हुक्म देना होता है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली सरदारी बड़े दिल, भरोसे और कुर्बानी का नाम है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं अपनी सारी गलतियों की भरपाई कर सकूं? आशिमा ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा और सच्ची मोहब्बत थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आदिल जी, जिंदगी हर इंसान को दूसरा मौका जरूर देती है, लेकिन उसे संभालना हमारे हाथ में होता है। मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। अब हमें अपने रिश्ते की शुरुआत नए सिरे से करनी चाहिए। अब ना मैं पहले वाली डरी हुई आशिमा हूँ और ना आप पहले वाले जालिम सरदार। अब हम दो ऐसे इंसान हैं जो बराबरी से एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं। आदिल की आंखें भर आई। उसने आशिमा का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस हवेली में सिर्फ मेरा हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि हमारा भरोसा, हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत साथ चलेगी। दोनों देर तक छत पर बैठे अपने आने वाले कल के बारे में बातें करते रहे। बरसों की दूरियां, शिकायतें और दर्द उस एक रात में जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। हवेली की दीवारें जो कभी खामोशी और उदासी से भरी रहती थी, अब उनमें अपनापन महसूस होने लगा। कुछ ही दिनों बाद हवेली में फिर से रौनक लौट आई। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज सरदार आदिल की मनकूहा आशिमा की बाकायद विदाई होने वाली थी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि दो दिलों के फिर से मिलने, दो टूटे रिश्तों के जुड़ने और दो अनाओं के ख़त्म होकर सच्ची मोहब्बत की जीत का सबसे खूबसूरत जश्न था। आदिल ने पूरी हवेली को चिरागों और रंग बिरंगे फूलों से सजाने का हुक्म दिया। हर तरफ गुलाब और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। हवेली जो कभी खामोशी और उदासी का घर लगती थी, आज खुशियों से महक रही थी। अम्मा जी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो खुद आशिमा को दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से आशिमा के सर पर लाल दुपट्टा रखा, उसके माथे को चूमा और नम आंखों से बोली, आशिमा बेटी, आज मैं तुम्हें वो सम्मान और अपनापन देना चाहती हूँ जो बरसों पहले तुमसे छीन लिया था। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस हवेली की इज्जत, इसकी बरकत और इसकी रूह हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सुनकर आशिमा की आंखें भर आई। उसने झुककर अम्मा जी के हाथ चूम लिए और उन्हें गले लगा लिया। उधर आदिल बेसब्री से हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। उसने काली शेरवानी पहन रखी थी और आज उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुरूर नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंतजार साफ झलक रहा था। जैसे ही आशिमा धीरे धीरे चलती हुई हॉल में आई, आदिल की नज़रें उसी पर ठहर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की थी। आज वही लड़की उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मौलवी साहब ने दोनों के लिए दुआ की और सब ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी। कुछ देर बाद दोनों उसी कमरे में पहुंचे जहां से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी, मगर आज वो कमरा भी पहले जैसा नहीं था। वहां अब सिर्फ आदिल की सरदारी की निशानियां नहीं थी। एक तरफ आशिमा की कानून की किताबें सजी थी, दूसरी तरफ दोनों की नई तस्वीरें रखी थी। कमरे की हर चीज़ ये बता रही थी कि अब ये रिश्ता बराबरी, भरोसे और मोहब्बत पर खड़ा है। आदिल ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आशिमा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आशिमा, मुझे आज भी याद है इसी कमरे में मैंने तुम्हारे दिल को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाया था। आज मैं अपने हर उस लफ्ज़ पर शर्मिंदा हूँ। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मनकूहा नहीं, अपनी हमसफ़र, अपनी ताकत और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। आशिमा ने मुस्कुराकर उसके सीने पर हाथ रखा और बोली, आदिल जी, रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर हम सफ़र सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मैं आपसे दूर जाने के लिए नहीं पड़ी थी, मैं इसलिए पड़ी थी ताकि एक दिन आपके साथ बराबरी से खड़ी हो सकूं और आपका सहारा बन सकूं। आदिल की आंखें भर आई। उसने प्यार से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि एक औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। तुमने मेरे पत्थर जैसे दिल को भी मोहब्बत करना सिखा दिया। इतना कहकर उसने दराज से एक फ़ाइल निकाली और आशिमा के हाथ में दे दी। आशिमा ने हैरानी से फ़ाइल खोली तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसमें एक स्कूल, एक लड़कियों का कॉलेज और एक
डिस्पेंसरी के कागजात थे जो आदिल ने आशिमा के नाम पर बनवाए थे। आदिल मुस्कुराकर बोला, मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों मिलकर इस इलाके की उन बेटियों के लिए काम करें जिनके सपने मजबूरियों में दम तोड़ देते हैं। कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई ना छोड़े क्योंकि वो एक हवेली या 4 दीवारों में कैद है। आशिमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत और उसके संघर्ष को आज सही मंजिल मिल गई है। उसने फाइल अपने सीने से लगा ली और फिर आदिल का हाथ थाम लिया। उस रात हवेली के चिराग पहले से ज़्यादा रोशन थे, मगर इस बार वे सिर्फ रोशनी नहीं फैला रहे थे बल्कि एक नई सोच, नए रिश्ते और नई उम्मीद का पैगाम दे रहे थे। आदिल और आशिमा ने साथ खड़े होकर ये वादा किया कि अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनकी अपनी खुशियों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी रोशन करने के लिए भी होगी। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत, उनका भरोसा और उनकी इज्जत पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग कहा करते थे कि अगर सच्चा पछतावा हो, माफ़ी देने वाला दिल हो, रिश्ते को निभाने वाली चाह हो, तो सबसे बड़ी नफ़रत भी मोहब्बत में बदल सकती है। और इस तरह सरदार आदिल और आशिमा की कहानी हमेशा के लिए सिखा गई कि असली जीत ताकत की नहीं बल्कि मोहब्बत, भरोसे, बराबरी और सम्मान की होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी दिल से पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी और नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नए एहसास और एक खूबसूरत संदेश के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।